आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास मैथमेटिक्स का सीरीज़ तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ मैंने 12th क्लास फिजिक्स का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में आप सभी का 12th का एग्जामिनेशन होगा। इसीलिए मैंने सोचा हूँ कि एक क्रैश कोर्स के तौर पर अगर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बेसिक से पढ़ा सकूँ ताकि आपका अच्छा मार्क्स गेन हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 12th में ये आपको अच्छा खासा नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जो भी फंडामेंटल है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है या न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसका लोकेशन कहाँ होता है, कि वो ऑर्बिट में कहाँ पर होता है, ये सब हम ये चीज़ों को जान लें, ताकि इससे क्या होगा कि हमको आने वाला टाइम में जो भी न्यूमेरिकल में इस चीज़ का यूज पड़ेगा या कॉन्सेप्ट में यूज पड़ेगा, तो हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पूरा एक लिख देता हूँ कि ये हमको क्या क्या इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। देन हम इसके बाद कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए पार्टिकल। पार्टिकल, ठीक है, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप लोकेशन। अभी हम समझाएंगे लोकेशन क्यों लिख रहे हैं, लोकेशन। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है चार्ज। ठीक है, -1। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चार्ज के बाद बात कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव मास। रिलेटिव रिलेटिव मास, ठीक है, इसका रिलेटिव मास कितना होता है, 1/1840। इसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, सिंबल। इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, इसको डिनोट किस तरीके से हम करते हैं, E-। अब इस चीज़ों को आप समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टिकल का। क्या, इलेक्ट्रॉन। ये इसका लोकेशन कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, वो ऑर्बिट के आउटसाइड में होता है। ठीक है, कहाँ, कौन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के आउटसाइड में होता है, जो इसका लोकेशन है। इस पर अगर चार्ज पूछ दे कि चार्ज कितना होगा, चार्ज, तो सीधा आपको याद रखना है कि -1। अगर रिलेटिव मास का अगर बात किया जाए तो रिलेटिव मास क्या आता है, 1/1840। रिलेटिव मास कितना होता है, 1/40। अगर मान लीजिए कि सिंबल का बात करें कि इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, E- के साथ, E का पावर माइनस लगा दीजिएगा, तो वो होता है उसका सिंबल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। किस चीज का, प्रोटॉन। प्रोटॉन्स का बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। अगर इस पर चार्ज की बात करें तो कितना होता है, +1। ठीक है, अगर इसका रिलेटिव मास का बात किया जाए तो इसका रिलेटिव मास क्या होता है, तो सिंपली 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, P+ से। ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो लोकेशन कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड ऑर्बिट में होता है। इसका चार्ज कितना होता है, +1। और इसका रिलेटिव मास का अगर हम बात किया जाए तो कितना होता है, 1। और सिंबल की अगर बात किया जाए तो P+ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन, ठीक है,
इसका लोकेशन का बात करें तो इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। इस पर चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज, चलिए चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 0, ठीक है। रिलेटिव मास का बात किया जाए तो 1, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इनके पावर हम लोग 0 लगा देते हैं। आप समझ गए चीज़ों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जिस तरीके से याद करना चाहे याद कर ले, क्योंकि आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और इसी चीज़ से आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आने वाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसका लोकेशन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस या आउटसाइड ऑफ ऑर्बिट समझिए। इसकी चार्ज की बात किया जाए तो -1, ठीक है। इसका रिलेटिव मास का बात किया जाए तो 1/1840। इसका सिंबल की बात किया जाए तो ई का पावर या ई माइनस जो भी बोले। इसी तरह से प्रोटॉन का बात किया जाए तो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसका चार्ज का बात किया जाए तो +1, रिलेटिव मास का बात किया जाए तो 1, अगर सिंबल की बात किया जाए तो P+, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स का बात किया जाए, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसका चार्ज कितना होता है 0। याद रख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता है कि आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है, सिंपली क्या होता है 0। इसका रिलेटिव मास कितना होता है 1 होता है। सिंबल आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गया ना। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, देन इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ क्योंकि आपको बोर्ड में तो लिखना भी पड़ेगा ना, इसलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ इंटरसिव properties of matter it is a intrinsic properties of मैटर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट का हम लोग बात कर लेते हैं, सारा एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इट इज दी phenomenon at which any particle, अगर पार्टिकल का बात किया जाए तो क्या होता है समझ जाइएगा आप। वो हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात किया जा रहा है, ठीक है। एनी पार्टिकल का बात किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो चार्ज क्या है, अगर चार्ज कोई पूछे तो क्या बोलिएगा, इट इज ए इंटरसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये पहला पॉइंट है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। इट इज द फेनोमेनन एट विच एनी पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दैट इज नोन एज द चार्ज। जहां पर फोर्स का अट्रैक्शन और रिपल्सन हो, ठीक है। अब सिंपल एक भाषा में अगर बात किया जाए तो चार्ज कैसे उत्पन्न करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक किसी भी दो पार्टिकल को एक साथ में लेकर के अगर उसको उसमें इसके अंदर घर्षण पैदा करे तो कुछ न कुछ वहाँ से चार्ज पैदा होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है किसी भी एक्सपीरियंस फोर्स का जहाँ पर अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। क्या क्वेश्चन जनरेट होता है, आप इस पॉइंट को नोट अच्छे से कर लीजिए कि यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट क्या होता है। कोई पूछ दे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पूछ दे कि अगर आप बताइए कि वन इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है।
1 इलेक्ट्रॉन में, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। कितना होता है? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज पता चल गया आपको, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन कि वन कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाउ मच इलेक्ट्रॉन? ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन्स? मैंने आपको बता दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना कूलम्ब होता है। इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नहीं तो मैं कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिए कि G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप लोग कोई बता सकते हैं कि G इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये होता क्या है? तो इस G को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं G को? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर लिख देगा कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो यही होता है, याद रख लीजिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैं एक बेसिक चीज़ लिख देता हूँ कि आपको एटॉमिक के बारे में सबसे पहले कब पता किया गया था, ताकि आपको ब्रीफ जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछता है। ठीक है, सबसे पहले 1808 1808 ईस्वी में, ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक के बारे में, कि एटॉमिक के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो 1808 ईस्वी में किसने लगाया था? डाल्टन। ठीक है, डाल्टन के थ्रू पता लगाया गया था 1808 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा पता लगाने वाला व्यक्ति कौन थे? 1897 में किसने पता लगाया था? 1897 में थॉमसन ने। ठीक है, इसके बाद 1911 में 1911 ईस्वी में किसने पता लगाया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसके बाद 1912 में 1912 ईस्वी में बोर मॉडल आया था। ठीक है, बोर मॉडल जो आई थिंक अभी तक ये चल रहा है। 1808 ईस्वी में किसने? डाल्टन ने। 1897 में थॉमसन ने। 1911 में रदरफोर्ड ने और 1912 में बोर मॉडल ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, जो आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। इसको आप भी करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कि दी डायमीटर ऑफ एन एटम। ठीक है,
जो एटम का डायमीटर होता है कितना होता है, कोई बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो डायमीटर का जो एटम का जो डायमीटर होता है वो आप लोग इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा ले, 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है आपका एटम का डायमीटर। क्या होता है? एटम का डायमीटर 10⁻⁻10। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट का आप लोग चीज़ को लिखिए। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से लिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो। दी मास ऑफ अ प्रोटॉन इज दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग पॉइंट को लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। मास, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना के इक्वल टू होता है? 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है कौन? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, ठीक है, इफ इफ द नंबर of valence electron of an atom is less than 4। मतलब आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, मान लीजिए कि लेस देन 4, 4 से कम है, दी सब्सटेंस इज यूजुअली, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो तो वो क्या कहलाता है और क्या होता है। तो इस चीज़ को आप इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ लिखवा देता हूँ जिससे आपको सभी का पता चल जाता है कि 4 से कम हो तो क्या होता है, 4 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, 4 के इक्वल हो तो क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो, अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस 4 हो तो क्या होता है? उस केस में क्या होता है? वो कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? कंडक्टर। ठीक है, मेटल। अगर मान लीजिए कि वैलेंस इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर। इस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? कंडक्टर के जैसा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? तो आपको सेमी कंडक्टर के जैसा। अगर मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से बड़ा हो, उस केस में आपका इंसुलेटर की तरह वो बिहेव करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल टू 4 का होगा सेमी कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा 4 से तो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इसका आंसर आपको तो पता चल गया ना कि लेस देन 4 हो तो क्या होगा? वो कंडक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए अच्छे से। चलिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट, ए
जो इक्वल होता है आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के वेट के बराबर। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है आपका एटॉमिक वेट। देखिए ये सब चीज़ हालांकि है केमिस्ट्री का चीज़, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डीप में जाने से पहले आपको ये बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज होना अनिवार्य है। अगर नॉलेज नहीं हो तो फिर आपका वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कैसे घूमता है आपको, इसी जैसे आपके माइंड के ऊपर ऊपर से घूमेगा। इसीलिए आप ये सब बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि हु इज़ दी डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जे थॉमसन या जेम्स चैडविक या अर्नेस्ट रदरफोर्ड या निल्स बोर। अब देख लीजिए इसमें आपको आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको करा देता हूँ। जो जे थॉमसन है ये आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। आपको ये 4 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक किसका किया था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जेम्स चैडविक ये किया था आपको न्यूट्रॉन का। ठीक है, और रदरफोर्ड किसका किया था, प्रोटॉन का। ठीक है, और आपको नील्स बोर किसका किया था, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया। तो जे थॉमसन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक किया था न्यूट्रॉन का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन का। और नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया गया था। ये 4 ऑप्शन से आपका 4 क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, विच मेटल used by Rutherford in this alpha scattering एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें कौन सा मेटल का यूज किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोल्ड। क्या होगा आंसर, गोल्ड। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड किस चीज़ का यूज किया था गोल्ड का यूज किया गया था। ठीक है, ठीक है। चलिए तो कुछ चीज़ों को मैं ब्रीफ करवा देता हूँ कि चार्ज के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। चार्ज के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले पढ़ लिया कि हम लोग चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हम लोग चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट हमने पता किया। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कूलम होता है। ठीक है, इतना जानकारी तो हमें है, इतना पढ़ने के बाद हमें इतना जानकारी तो ज़रूर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मेरा चार्ज है, ये चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज हमारा जो होता है क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम लोग करंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर ब्रीफ जान लीजिए, ये करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। तो करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये आपको ट्रायंगल रूल का फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हमारा यह स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन फिर भी करंट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर जो ब्रीफ जो बेसिक चीज़ है इसका जानकारी रखना चाहिए ताकि हमें आगे कोई समस्या नहीं हो। इतने चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके बाद मैंने आगे देखते क्या। चलिए
तो हम लोग आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। चार्ज को हम लोग नहीं, इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे चार्ज कैन neither be create nor destroy but it can transfer one system to another system। ठीक है, हम लोग चार्ज को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करेंगे कि दी टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम is constant। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, जब वो सिस्टम कांस्टेंट हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। मतलब क्या हुआ कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या इज इक्वल टू हो जाए नेगेटिव चार्ज के, तो हम लोग वो सिस्टम क्या बोलेंगे, हम लोग वो सिस्टम मेरा आइसोलेट है या वो न्यूट्रल है। हमारा पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज के बराबर हो जाए तो मेरा सिस्टम क्या है, आइसोलेट है या न्यूट्रल है। इतना हमने चीज़ों को सीख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार्ज का हमें ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q को चार्ज। ठीक है, ये हमारा जो n होता है ये इंटीजर होता है, ये कुछ भी हो सकता है इंटीजर, आपको प्लस में भी हो दिखे माइनस में भी दिखे, डोंट वरी। ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इंटीजर, कुछ भी हो सकता है इंटीजर, आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, इसी तरीके से चले प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर मान लो निगेटिव इंटीजर की बात करें तो -2e, इसी तरीके से क्या चलेगा, प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन। समझ गए तो बात, ये है तो हमारा होता है चार्ज का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। चलिए तो एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फाइनली एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि कैन अ चार्ज ऑफ +8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब बी गिवन टू अ बॉडी ठीक है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। आप सभी को मैंने बताया है कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आपको n-1 या n इलेक्ट्रॉन, जो भी इसको आप समझे। ठीक है, हमें यहाँ चार्ज गिवन है, कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम।
इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन। अब n निकालना है तो 8 इंटू 10⁻−18, ठीक है, कूलम। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में अगर हम आपको सभी को पता होगा तो मैंने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब ये कूलम कूलम मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व है ये आप लोग अच्छे से तरीके से देखिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसमें फंसता है यही कैलकुलेशन में। तो 8 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब ये नहीं कि आप लोग एकदम ये लगा दिए वो मेथड लगा दिए, कुछ नहीं करना भाई। सिंपली से एक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, सिंपल उसको प्रोसीजर फॉलो करते चलिए, ऑटोमेटिक उसका आंसर आता है। कुछ नहीं करना है भाई। इसमें करना क्या है कि 8 इंटू 10⁻−18, ठीक है, इंटू, अब देख लीजिए यहाँ पर ये 10⁻−19 मेरा डिवाइड में, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 ये जो माइनस का जो साइन है ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बेसिक मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स में बेसिक कैलकुलेशन यूज होता है तो सबका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये सब सारा कैलकुलेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू 8 इंटू 10। अब देख लीजिए यहाँ 10 बेस सेम तो पावर ऐड होता है, तो -18 प्लस 19 अपॉन 1.6, ठीक है। ये चीज समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। 8 इंटू 10⁻, अब देख लीजिए -18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, पावर आपके पास सिंपल 1 बचेगा, अपॉन 1.6। समझ गए तो बात। चलिए अब यहाँ देखें इससे आगे। बहुत अच्छा। 8 इंटू 10 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू, और आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो ऊपर कितना से मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 8 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 16। अगर ये डेसिमल वाला बात किसी को समझ में अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए 8 इंटू 10 था, अपॉन था आपको 1.6। अगर मान लीजिए हमको पॉइंट हटाना है तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अगर 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना होगा, 16 होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। चलिए, और 8 को हम 16 कितना 2 टाइम्स कर देगा, ये 2 को कितना 10 5 टाइम्स कर देगा, और 5 का 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही था। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन में हर एक बच्चे को अच्छे से काम आ जाए। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, और बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है। स्पेसिफिक आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी का सोल्यूशन आपको बेहतर फॉर्म में कॉन्सेप्ट के साथ में दिया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है सब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखने के बाद क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करें। और किसी तरीके का दिक्कत और परेशानी आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा हो।